Okay, so we'll start with the doubt solving session of the second chapter, that is intelligence. Okay, so as I mentioned earlier, यहाँ पे भी 6 सब टॉपिक्स है. इंट्रोडक्शन, पर्सपेक्टिव्स, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, then is types of intelligence, applications of intelligence testing, new trends in intelligence. अभी मैंने जो भी आपको प्रीवियसली पढ़ाया था वो आपने स्लाइड्स को गो थ्रू किया है या नहीं? किया है. ओके, सो इंट्रोडक्शन में आप इंटेलिजेंस के बारे में डेफिनेशन बताओ, उसका किसने डिराइव किया, क्या किया, वो बताओ थोड़ा. इसमें है डेविड वेस्लर, E.L. थॉर्नडाई और सही है ना दीदी? लेविस टर्मन. लेविस टर्मन, राइट. यस. हाँ. डेफिनेशन एक्चुअली ये मैंने उतना ध्यान से नहीं किया है डेफिनेशन. हाँ, तो एक चीज ध्यान में रखो कि इंटेलिजेंस मतलब क्या, कि एक एबिलिटी है इंसान की, एक काबिलियत है इंसान की क्या करने के लिए, थिंक करने के लिए, राइट, ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल. एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे एनिमल थिंक करते हैं वैसे तो आप थिंक नहीं करते हो, उससे कोई जना ज्यादा करते हो. सो एब्स्ट्रैक्ट लेवल. सो हो गया डेफिनेशन खत्म. लेविस टर्मन का डेफिनेशन हो गया. तो ऐसे किसी भी अगर आपको वर्ड दिया इंटेलिजेंस, तो आप उसके बिहाइंड जो उसका मीनिंग है छुपा हुआ, वो निकालो, बस वही डेफिनेशन है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू लेविस टर्मन, एन एबिलिटी टू थिंक ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. बस ये अगर आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा. ओके. उसके बाद पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव्स, अभी आपको मैंने बोला कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इज सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज. ये आप बताओ, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था पहले. हाँ. क्या है यहाँ पे सिंगल एबिलिटी, क्या क्या आपके मन में आ रहा है जब मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था? सो पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस. ओके, इंटेलिजेंस मैंने आपको, हाँ, मैंने साइकोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस को ये क्या था. ओके, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. यहाँ पे दो तरीके के साइकोलॉजिस्ट थे, दो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, दो तरीके के साइकोलॉजिस्ट थे. एक ने बताया कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल जनरल एबिलिटी. ओके, और दूसरे सेट ने बताया कि इंटेलिजेंस आर मल्टीपल एबिलिटीज, राइट. तो एक यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी में क्या बताया गया है कि psychologists who believed in unitary notion of intelligence explained that only the functions of intelligence take different forms, but basically it's the same ability. ओके, यहाँ पे इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि इंटेलिजेंस जो है ना ये डिफरेंट फॉर्म्स लेता है. ओके, कि डांस का फॉर्म लेता है या कोई भी मतलब मेरा इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो मैं किसी चीज को अच्छी तरह से कर पाऊंगी, राइट. तो ये इन लोगों ने बोला कि इंटेलिजेंस अकेला ही ये सबको मैनेज करता है. और ये किसने बोला है? अल्फ्रेड बीनेट ने बोला है, लेविस टर्मन ने बोला है, डेविड वेस्लर ने बोला है. ओके, और इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज. तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लाइक लुइस ट्रस्टोन, डेनिस थ्रोडिक, चार्ल्स पेमेन एक्सेट्रा, इन लोगों ने क्या बोला है कि एक मल्टीपल एबिलिटी है. तो ये कैसे है? तो हर एक ने अपना अपना डेफिनेशन दिया है. तो E.L. थ्रोडिक ने क्या बताया, कोई बता सकता है? थोड़ा भी याद होगा तो. E.L. थ्रोडिक याद है? नहीं है यार. 3 चीजें उन लोगों ने बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. ओके, लुइस थ्रस्टोन ने क्या बोला है टोटल? उसने दीदी एक मिनट मुझे याद है. हाँ बोलो. हाँ, वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क रुक गया तो इसलिए आवाज आपका नहीं आया. पहला लुइस ट्रस्टोन ने ये 3 किया है. नहीं, उसने थ्रोडिक. हाँ, थ्रोडिक. एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. ओके, उसके बाद आया ये लुइस
लुइस टर्स्टोन ने 7 किया है, हाँ जो कि वर्बन कॉन्क्रीहेंशन हाँ एंड सेकंड वर्ड फ्लुएंसी, यस नंबर विजुअलाइजेशन, नंबर फैसिलिटी, वेरी नाइस फोर्थ स्पेशल विजुअलाइजेशन, यस फिफ्थ एसोसिएटिव मेमोरी, यस सिक्स्थ स्पीड, परपेक्सिव स्पीड ऐसा कुछ है, यस यस और 7 रीजनिंग। यस वेरी नाइस और उसके बाद अगला पॉइंट बोलूं, यस बोलो चार्ल्स पेवरमैन यस ने 2 किया है, यस जर्नल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। वेरी नाइस उसके बाद और उसके बाद 1 मिनट दे दिया, हाँ। उसके बाद रोमन कैटल एंड ही स्टूडेंट जॉन हॉर्न ने 2 किया है, यस क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्लुएंसी ऐसा कुछ है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस कृष्ण, हाँ। ओके उसके बाद उसके बाद गार्डनर, यस फ्रांसिस गार्डनर ने 9 किया है, हाँ जो कि लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस, लॉजिक, मैथमेटिक इंटेलिजेंस एंड 1 मिनट, हाँ। थर्ड क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस स्पेशल इंटेलिजेंस, फोर्थ म्यूजिक इंटेलिजेंस, फिफ्थ का भी याद नहीं है, हाँ बॉडीली इंटेलिजेंस हाँ बॉडी इंटेलिजेंस एंड 6 इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, 7 इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस, 8 नेचुरल लिस्टिक इंटेलिजेंस, हाँ 9 का नहीं है, एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस। वेरी नाइस। संदीप है या संजीव है? संजीव। वेरी नाइस। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई रियली अप्रिशिएट। इतना तो मतलब मैं भी नहीं बता सकती हूँ। आपने लर्न किया सब या कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ यस लर्न किया। वेरी नाइस। ओके सो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अभी आप ना एज अ होल एक हिस्ट्री बताओ इंटेलिजेंस के बारे में। वही जो 6 पैराग्राफ का था क्या? हाँ सॉरी, जो 6 पैराग्राफ में लिखा था क्या, वो जो स्कल वगैरह? कौन सा आप बता रहे हो? मुझे याद नहीं आ आप रहा। क्या पूछ रहे हो, मुझे थोड़ा समझ नहीं रहा है। हिस्ट्री ऑफ मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस। हिस्ट्री बताओ इंटेलिजेंस के बारे में। हाँ, मैंने आपको होल पैराग्राफ ओके। समझाया था। हाँ हाँ कोई भी बताओ। संदीप आपको, संदीप आपको आता है? थोड़ा बहुत क्या पता था, 2 तरफ का टेस्ट था। एक काम करो संदीप, आप पहले बताओ और संजीव आपको जो पता है वो उसमें आप लेटर ऐड करो। ओके यस संदीप आप बताओ। वही ना जिससे वो आर्मी के हाँ को वो करने के लिए यस यस आप बताओ, जो भी आता है बताओ। हाँ बताओ। उसमें क्या था, वो किसका नाम था? वो तो लास्ट में हो गया। वो लास्ट में है, पहले पहले। अच्छा एक काम करो संजीव आप स्टार्ट करो फिर, और संदीप आप ध्यान से सुनो वो क्या बताता है। आई थिंक गार्डनर ने पहला स्टार्ट किया था, मुझे एक्चुअली नाम कंफर्म नहीं है। सेंट फ्रांसिस गैल्टन। गार्डनर ने, जो कि 1880 में किया था। उन्होंने ह्यूमन स्कल, ब्रीदिंग एंड वो बोला था जितना बड़ा ह्यूमन का स्कल होगा उतना उसके पास दिमाग रहेगा, जो कि रॉन्ग है। यस हाँ, एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा बताओ। सेकंड रेमंड, मुझे, हाँ 1 मिनट में बताता हूँ। रेमन कॉटेल ने 1 मिनट, साइकोलॉजी फर्स्ट साइकोलॉजी लिटरेचर में मेंटल टेस्ट किया था। यस जो इसका कोई स्टूडेंट भी था आई थिंक। हाँ बताओ। तो इसने फर्स्ट मेंटल टेस्ट किया था, जो कि अभी भी है और ट्रू है। हाँ और उसके बाद 20th सेंचुरी। हाँ 20th सेंचुरी में थर्ड कौन? पेरिस में कौन गया था जो इंटरेस्टेड था बहुत? 1 मिनट, हाँ शिव मून ने हाँ एक टेस्ट इन्वेंट किया, कौन सा था वो? द बेनेट साइमन मेंटल टेस्ट। द बेनेट फादर ऑफ मेंटल टेस्ट। हाँ फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। 1905। हाँ बराबर 1905 यस। उसके बाद
यस, लेविस स्टर्मन। हाँ, लेविस स्टर्मन ने उसने क्या किया, यही आइडिया लेके कहाँ पे गया वो? स्टैनफोर्ड यही आइडिया लेके वो आगे एक्स्ट्रा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। हाँ राइट, और वहाँ पे उसने उसको रिवाइज करके क्या नाम दिया? मेंटल टेस्ट, क्या पता नहीं, बेनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। स्केल। ओके, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? कौन सा टेस्ट को? अभी ये शायद मुझे लगता है संदीप को पता है। संदीप, आप कंटिन्यू करो। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी वालों को सेलेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किया। हाँ, तो उस टेस्ट का नाम क्या था? आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। यस, आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आया? डेविड विचलर। उसने क्या किया? पब्लिश द विचलर बेवल्यू इंटेलिजेंस स्केल, दैट इज WAIS, राइट। और उसका 4th एडिशन आ गया बाद में। और उसके बाद उसने अडल्ट के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया है। उसका नाम क्या है कि कहाँ पे गया उसका नाम? हाँ, तो उसका नाम है वेचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और चिल्ड्रंस के लिए भी उसने बाद में किया, दैट इज वेचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, राइट। आपने, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, तो अभी आपने जो बोला ना, उतना अगर आप हिस्ट्री में लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने पैराग्राफ टू पैराग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक एक पॉइंट्स को आपने बोला है। ओके, हेलो, यस, आपने अच्छे से एक एक पॉइंट को बोला है। तो अभी संदीप, आप भी थोड़ा सा एफर्ट्स दे दो। और ये पैराग्राफ, मुझे पता है कि ऐसा पूरा पैराग्राफ लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए इट इज डिफिकल्ट, राइट। लेकिन हाँ, अभी आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखो कि पहला कौन आया? सेंट फ्रांसिस गैल्टन। उसके बाद कौन आया? रेमन कैटल। उसके बाद कौन आया? अच्छा, पहले नाम सब मेमोराइज हो गए, उसके बाद किसने क्या क्या किया? अभी सेंट फ्रांसिस ने क्या किया, ये किया, ऐसा किया, लेकिन ये प्रेडिक्शन सब रॉन्ग गया। फिर उसके बाद रेमन का एक स्टोरी बनाओ ऐसा। ओके, और उसके हिसाब से आप रिलेट करने के लिए चालू करो। अभी ये हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपने मेमोराइज किया, वेरी नाइस। अभी उसके बाद कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। अभी कॉन्सेप्ट में पहला मेंटल एज है। मेंटल एज के बारे में बताओ आप। मैंने आपको जो भी सिखाया था वो ये इजी ही था। मैंने कुछ तो बच्चे थे। 3 बच्चे थे, ईशा, अंकित, राजेश। पहले मैंने आपको मेंटल एज में क्या बताया था? किसने डिराइव किया ये टर्म? अभी आपने 1000 बार उसका नाम बोला है, इसीलिए फटाक से आप बोलो अभी। पेरिस में कौन गया था? 1905 में? 4-5 बताओ, जिसको भी आता है वो बताओ। मैं बताऊं? यस, बताओ। बेनेट। यस, अल्फ्रेड बेनेट। वेरी नाइस। ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बेनेट ने बताया। उसके बाद उसने क्या बोला कि हमारे जो एक्चुअल एज है उसको क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पे क्या नाम दिया है? मैं बोलूं? यस, क्रोनिकल एज। वेरी नाइस। तो उसने क्या बोला कि हमारी जो, बोलो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? सी, मैं आपको ना ये बताती हूँ, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तब ये ध्यान से सुनो, तो आपको मतलब ये मेमोराइज हो जाएगा। ओके, दोनों सुनो। मेंटल एज कैन बी डिफाइंड as the age at which individual performs successfully on all the items on the test prepared for that age। यहाँ पे क्या बताया गया कि मेंटल एज का डेफिनेशन क्या है कि इंडिविजुअल जिस तरीके से किसी चीज को परफॉर्म करता है उसके एज के हिसाब से, उसको बोलते हैं मेंटल एज। कि मेरा एज 20 है, लेकिन मैंने 22 ईयर के बच्चों के हिसाब से अगर मैंने आंसर्स दिए हैं तो मेरा मेंटल एज है 22।
वाइल अगर मैंने 16 साल के बच्चों के हिसाब से आंसर दिया है तो मेरा मेंटल एज हो गया 16। लेकिन मेरा क्रोनिकल एज कोई नहीं चेंज कर सकता क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। मैं कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? देखो मैं बताओ। एक मैम बता रहे थे, एक उसमें किसी का नाम है शायद उसका एज एक मिनट, वो अलग, उसके बाद क्रोनिकल एज 14 है और उसका मेंटल एज 18 है। तो इसे 175 बताया था, वो मुझे कंफ्यूजन है। क्या बोले आप? 175 टोटल बताया था। वो 175 का फिगर आउट किया। अच्छा, उन लोगों ने क्या किया होगा, ये एडिशन आप लोगों को मैंने उसके बाद जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट आता है ना, वहां पे मैंने आपको बताया कि आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, राइट? ये फॉर्मूला, तो उन लोगों ने वैसे फॉर्मूला को अप्लाई किया होगा। समझ रहे हो आप? हाँ, लेकिन फिर भी हम भी कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ओके, क्रोनिकल क्या एज क्या है, मेंटल एज क्या है? आपकी एज कितनी है? 18। संदीप आपकी? 17 और 18। ओके, अभी मैं 20 साल की हूँ। ओके, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चनेयर दे रही हूँ, ओके, जो 20 साल की बच्चों के हिसाब से है, अभी इसको और आप लोगों को ये टेस्ट होने के बाद में और एक क्वेश्चनेयर दे रही हूँ जो कि 16 साल के बच्चों के हिसाब से है। ओके, अभी मुझे पता चल गया कि संदीप उसने 16 साल की जो बच्चों की एग्जाम है उसमें भी एक्सेल किया है और 20 साल के जो बच्चों की टेस्ट है उसमें भी एक्सेल किया है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि संदीप का क्रोनिकल एज क्या बताया है उसने? 17 साल, लेकिन उसका मेंटल एज 20 साल के बच्चों का है, राइट? क्योंकि उसने 20 साल के जो बच्चों की जो टेस्ट है उसमें एक्सेल किया है, राइट? अभी मैंने संजीव को दिया, संजीव ने क्या किया, 16 साल की बच्चों की जो टेस्ट है उसमें एक्सेल किया। ओके, लेकिन जो 20 साल की टेस्ट है वो एक्सेल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी मेंटल एज, इवन दो ही इज 18, उसकी मेंटल एज जो है वो 16 साल के बच्चों की है। समझ में आ रहा है? अभी आपकी एज 17 साल है और 18 साल है, ये तो मैं नहीं चेंज कर सकती, बराबर? ये तो आपकी एज है, ये तो आपकी फिजिकल एज है। आप 2001 में या 2002 में या जो भी बॉर्न हुए हो, आप उसी टाइम पे ही हुए हो। मैं आपके एज को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आपके दिमाग की क्या एज है, आप दिमाग से कितने सालों के बच्चों के हिसाब से सोच पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मेंटल एज थी वो सबसे ज्यादा थी, जिसको आज तक किसी ने ब्रेक ही नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? कुछ तो थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है कि मेंटल एज क्या है, क्रोनिकल एज क्या है? क्रोनिकल एज कोई नहीं चेंज कर सकता, क्रोनिकल एज को आप बायोलॉजिकल एज भी बता सकते हो। ये मुझे तो बहुत अच्छे से समझ गया, बस मुझे इतना ही समझना है, जैसे अगर उसने कुछ अलग दे दिया, क्रोनिकल एज 20 दे दिया और जो यस, नो प्रॉब्लम। तो आपको अभी वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप बताओ कि आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट? तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया? विलियम स्टर्न ने। वेरी नाइस, विलियम स्टर्न ने। और क्या क्या बताया इसके बारे में? एक्चुअली इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। डेफिनेशन, वो फॉर्मूला बताओ, आप दोनों फॉर्मूला बताओ। संदीप आप पहले फॉर्मूला बताओ। क्रोनिकल एज नहीं, पहले आईक्यू इज इक्वल टू क्रोनिकल एज अपॉन, नहीं, पहले मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल। पहले मेंटल एज रखना है, फिर डिवाइड करना है उसको क्रोनिकल एज से और इनटू 100। अभी देखते हैं कैसा होता है। सो मेंटल एज आपकी क्या है? क्रोनिकल एज आपकी नीचे लिखना है। क्या है? आपने क्या बोली? 18 ले लो। 18 या 17 लेना है? अच्छा, आपकी 17 है तो 17 ले लो। आपकी मेंटल एज क्या है? 20 साल के बच्चों की है, राइट? 20 साल के बच्चों की, और इनटू 100 करना है।
तो अभी 20 डिवाइड बाय 17 इंटू 100 कितनी हो गई? 117.64। ये आपको डिवाइड करना है प्रॉपर, मैथ्स पता है ना आपको। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, आपको कोई ऐसे ऑड नंबर्स नहीं देने वाला है, ओके? और आपके टेक्स्ट बुक के नीचे भी आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है जहाँ पे आप लोगों को ये डिवाइड करना है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है। समझ रहे हो आप? डाउट्स है तो पूछो, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर फॉर यू। नहीं, एक बार सॉल्व कर बताओ ऐसा। ये देखो, आप लोगों को ना एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा ये सॉल्व करने के लिए, ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। आप लोगों को सॉल्व पेपर भर जाएगा एक्चुअली। ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो। आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बस वो कैलकुलेट करने के लिए आगे देगी। ये अभी नहीं करना है, इसीलिए अभी आपको कैलकुलेट के मतलब आप आधा घंटा उसमें वेस्ट करोगे, उससे ज्यादा तो अच्छा है कि नीचे वाला जो भी है वो स्टडी करो ठीक से। और कैलकुलेट करके इतना कंफ्यूज हो जाओगे। सी, कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो तो दूसरी बात है, आना चाहिए, लेकिन आपको कोई ऐसे इतने ऑड नंबर्स नहीं देगा। ओके, यहाँ पे अभी कौन से नंबर दिए देखो, 10 और 12। तो अभी अगर ईशा की जो मेंटल एज यहाँ पे दी है वो 12 है और क्रोनिकल एज 10 है। सो 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 क्या हो गया? 120। आंसर स्ट्रेट है ना? हाँ। तो ऐसे ही आप लोगों को देंगे, मतलब जो भी डेसिमल्स वगैरह में नहीं देंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। हाँ, तो अभी देखो ये हो गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नहीं हो गया ये मुझे बताओ पहले आप। क्लियर है। क्लियर है अभी। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, 4 टाइप्स है, बताओ। मैं बताऊं? यस। कौन है ये? संजीव आप 2 बताओ और संदीप आप दो बताओ। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, पहले संदीप बता दे। बताओ। इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बताओ। इंडिविजुअल टेस्ट में 1 by 1 मतलब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का ये टेस्ट लिया जाता है, उसके अंदर टाइम भी बचता है और ज्यादा उसके बारे में टाइम बचता नहीं है, वहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। ज्यादा टाइम लगता है इंडिविजुअल का लेने में और डेटा ज्यादा कलेक्ट होता है। यहाँ पे कौन से टेस्ट है और दूसरे आपको उसका नाम सुन के याद आता है कि हाँ ये इंडिविजुअल टेस्ट है ऐसे? आवाज नहीं आ रही है। जॉब में अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है वैसा नहीं, यहाँ पे टेस्ट दिया है प्रॉपर। संजीव आपको पता है? टेस्ट फोर्थ टेस्ट जो आपने बताया था वो वर्बल टेस्ट, वर्बल अनवर्बल। नहीं वैसे नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन सा है? बैचलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस और मैं बताता हूँ, डॉक्टर भाटिया स्केल ये और होल बिल्डिंग ब्लॉक टेस्ट इंटेलिजेंस। यस वेरी नाइस एक्सेट्रा। वेरी नाइस। और इसके और कुछ एडवांटेजेस है? एक्चुअली इस पे मैंने अभी तक ज्यादा फोकस किया नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरा टॉपिक, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप टेस्ट में हम ग्रुप टेस्ट करते हैं तो उसमें ज्यादातर 2 टेस्ट है इसमें, जो कि पेपर पेंसिल टेस्ट है ना दीदी? हाँ। और एक नहीं, पेपर पेंसिल इसमें नहीं आता है। इसमें नहीं है, वही कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ग्रुप टेस्ट में ग्रुप 2 या ज्यादा इंसान का। ग्रुप टेस्ट में हमें टाइम बचता है और इकोनॉमिक्स में कुछ आप ही बताइए इसमें मुझे। ओके, तो यहाँ पे पहले ये बताओ कि कौन से टेस्ट है? टेस्ट के नाम क्या है? आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन। ओके। एडवांटेजेस क्या है कि ग्रुप टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल। ओके, इकोनॉमिकल मतलब पैसे ज्यादा नहीं लगते, राइट?
उसके बाद इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ग्रुप टेस्ट द रोल ऑफ एग्जामिनर इज मिनिमल। एग्जामिनर का कोई ज्यादा काम नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ असिस्ट करना होता है। ओके। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैज मच लेस अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट, मतलब वो एक एक इंसान को नहीं जान पाएगा ना, वो एक डिसएडवांटेज है, राइट। अभी ये बताओ वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वर्बल टेस्ट में वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। हाँ, पहले इसका 4 टेस्ट है जो कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड ये नहीं, नॉन वर्बल और दूसरा है। अभी वर्बल टेस्ट के बारे में बताओ कि वर्बल टेस्ट में क्या दिया है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वर्बल टेस्ट नहीं, इस पे मैंने अभी काम ही नहीं किया ज्यादा। सो इंटेलिजेंस टेस्ट दैट यूज लैंग्वेज दैट इज वर्ड्स और नंबर्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस। यहाँ पे वर्बल ही बोलते हैं, मैं अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ नहीं। सो दिस इज वर्बल। सो इन दिस टेस्ट सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड वर्बली टू टेस्ट आइटम्स। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सवाल पूछूंगी और आपको लिखना नहीं है, आपको मतलब आपको सिर्फ आंसर देना है मुझे। मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन क्या आंसर क्या है, आप वर्बली मुझे बता रही हो, राइट। तो इसके हिसाब से अभी क्या है, कैसा होता है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट में अभी यहाँ पे वर्बल टेस्ट का कौन सा एग्जांपल है कि आर्मी अल्फा टेस्ट या विचुअलाइज्ड अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो यहाँ पे विचुअलाइज्ड अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल या आर्मी अल्फा टेस्ट में क्या किया जाता है कि क्वेश्चनर्स निकालते हैं कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और ये मैं आपको बताऊंगी हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स जो भी है। तो उसके हिसाब से आप जैसे जैसे आंसर करते हो वैसे वैसे मैं आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, राइट। और उसके हिसाब से आपके मेंटल एज को मैं कैलकुलेट करूंगी। समझ रहे हो आप? यस। हाँ। उसके बाद है नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अभी वर्बल में तो बात करते हैं, तो नॉन वर्बल में क्या करते हैं? उसमें आई थिंक यस 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 यस, यहाँ पे पेपर पेंसिल का यूज किया जाता है, ओके, या फिर ड्राइंग किसी भी। तो यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स है? कोई इमेज दिखा के वो करते, जिससे सन का इमेज दिखा दिया। हाँ, तो वो तो कोई भी बता सकता है। बराबर बराबर। तो यहाँ पे कौन से एग्जांपल्स है, कौन सा डॉक्टर भाटियाज नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके। और यहाँ के एडवांटेजेस क्या है कि नॉन वर्बल टेस्ट कैन बी गिवन टू पीपल हैविंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अभी नॉन वर्बल में सन तो सबके यहाँ पे सेम ही है, मैं चाहे यूएस से हूँ या यूके से हूँ या इंडिया से हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कोई भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड या जो भी है उसको दे सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर लेस सुटेबल टू मेजर हायर एंड सबटल मेंटल एबिलिटीज। तो अभी क्या है, अभी सन तो है, मैंने भी बताया, आपने भी बताया, सबने बताया, लेकिन अभी मैं आपके इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रही हूँ, राइट। आप इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन कितने इंटेलिजेंट हो ये मैं आपको मेजर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आंसर तो बहुत जनरल है, राइट। हाँ, तो उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन वेरियस एरियाज। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ये इजी ही है। इंटेलिजेंट ना। हाँ। ये इंटेलिजेंस तो दीदी बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि डॉक्टर वगैरह, आर्मी वगैरह, बहुत जगह हो सकता है इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे अगर हम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो उधर भी हमसे जनरल नॉलेज वगैरह पूछते हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस चेक करते हैं ना वो। नहीं, जैसे हम स्कूल के बारे में पहले बताओ, स्कूल सेटिंग में स्कूल सेटिंग में इतना याद नहीं है मेरे को। वेट, अभी आप कौन से क्लास में हो? 12th में हो। 12th में। ओके। तो अभी आपके टीचर को देखना है कि आप 12th के लिए कैपेबल हो या नहीं हो। ओके। या आप जो भी 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं हो, नहीं। ओके। ये करने के लिए आपके इंटेलिजेंस को मेजर, अभी आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस लोगों को डिसलेक्सिया है, जिस लोगों को एलडी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, राइट, तो इन लोगों को क्या किया जाता है कि ये मतलब 20 मार्क्स में से 0 ला रही है, 1 ला रही है, क्या मार्क्स है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है?
तो क्या करेंगे, इन लोगों को मेंटल टेस्ट लेंगे। वहां पे इन लोगों को पता चलेगा कि अरे इन लोगों की क्रोनिकल एज 16 साल के बच्चों की है, फिर भी इन लोगों का दिमाग 12 साल के बच्चों के यहाँ पे जाके चल रहा है। नॉर्मली आईक्यू टेस्ट होता है। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट तो वहाँ पे स्कूलिंग में मेंटल हेल्थ एडिंग में का यूज किया जाता है। ओके, टू अनेबल क्लाइंट्स टू मेजर द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ देयर क्लाइंट्स। मेंटल हेल्थ एडिंग में मतलब अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया है, ओके, मुझे बता रहा है कि मुझे मैं कुछ रीड नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मुझे पता है कि इसको तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसका इंटेलिजेंस चेक करूंगी। ओके, कि क्या है इसके इंटेलिजेंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो मुझे ऐसा भी शायद पता चल गया कि नहीं, इसका मेंटल एज तो ठीक है, फिर ये क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। फिर मुझे बाद में पता चलेगा कि हाँ, इसका मेंटल एज शायद ठीक है, लेकिन इसके इसके मतलब वर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए इसके पास दिमाग की उतनी शक्ति नहीं है, पर्टिकुलरली किसी भी वर्ड्स को एक साथ रीड करने के लिए। लेकिन जब इसको मैं नंबर्स बोलती हूँ, ये अच्छे से बोल पाता है। ओके, मैं आपको एक बता रही हूँ, ऐसे ऐसा हो सकता है। तो मेंटल रीडिंग मतलब क्या, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको। ओके, देन इफेक्टिव पेरेंटिंग। इफेक्टिव पेरेंटिंग में मैंने आपको क्या बताया कि पेरेंटिंग मतलब अगर मेरा बच्चा है तो मुझे जानना है कि ये इसको किस में एक्सेल करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, क्या करना है इसको। तो मैं क्या करूंगी, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊंगी। उसको ये ना कॉन्सेप्ट्स यहाँ से वहां से सब एक जगह से रिलेट ही होते हैं एक पॉइंट पे आके, आप समझ रहे हो। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल के यहाँ से, अभी पहले आप लोगों ने स्कूल के बारे में बोला, उसके बाद मेंटल एडिंग इज नथिंग बट साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। उसके बाद फिर पेरेंट तो पेरेंट घर पे तो नहीं कंडक्ट कर सकते, उन लोगों को किसी प्रोफेशनल के पास ही जाना होता है। तो कौन प्रोफेशनल है, एक तो साइकोलॉजिस्ट या करियर गाइडेंस वाले पीपल है। ओके, सॉरी। ओके, उसके बाद करियर काउंसलिंग। आप समझ रही हो नहीं समझ रही हो? समझ रहा है संदीप आपको? समझ रहा है, ओके। सो करियर काउंसलिंग में क्या होता है, अभी पेरेंट्स ने क्या किया कि मेरे बच्चा ऐसा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, जो भी है, तो वो क्या करेंगे, इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे और उसका मेंटल एज लेंगे, मेंटल टेस्ट लेंगे या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। आप लोगों के स्कूल में भी होता रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, जहाँ पे ना बच्चों को, अभी हमारे स्कूल में तो होता था कि 9th में, जब बच्चा 9th में 10th में जाता है ना, तब उसको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करने होते हैं, यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट के बारे में टेस्ट होता है, मतलब इंग्लिश, मराठी, उसके बाद सॉरी इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, साइंस। तो मेरा एप्टीट्यूड आ जाएगा कि अरे यार, इसको साइंस में इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए था, लेकिन उसको इससे ज्यादा है, मतलब साइंस में इसका स्कोप ज्यादा है, तो साइंस में इसको साइंस में ही कुछ करना चाहिए। राइट। तो मेरा, हाँ, तो क्या हुआ, मेरा एप्टीट्यूड साइंस में ज्यादा आया, मैथ्स, इंग्लिश, और इस कंपैरेटिवली साइंस में ज्यादा है। इंग्लिश में कैसा होता है, इंग्लिश बेसिक नहीं होता है, क्या होता है कि ये बुक्स का नाम बताओ, नॉवेल्स का नाम बताओ, ऐसा। तो साइंस में ज्यादा एप्टीट्यूड आ गया मेरा कि हाँ, इसको साइंस फील्ड अच्छी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन साइंस फील्ड में मुझे पता था कि बहुत हार्ड वर्क वगैरह होता है, इतना क्लासेस वगैरह होता है, तो इसलिए मैं आर्ट्स में आ गई। लेकिन आर्ट्स में से साइकोलॉजी फील्ड लिया, जो भी फिर साइंस के रिलेटेड ही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मुझे कैसे पता चल गया, मैंने मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तभी पता चल गया ना। हेलो, यस। तो करियर काउंसलिंग में भी यही किया जाता है कि मेरा टेस्ट लिया जाता है, मेंटल टेस्ट लिया जाता है कि ये कौन से फील्ड के लिए अच्छी है। अगर मुझे पता चल गया कि मेरे मॉम डैड ने तो मुझे बोला है इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड या मेरा ये इतना नहीं है कि मैं इंटेलिजेंस कर पाऊंगी, सॉरी इंजीनियरिंग कर पाऊंगी, आप समझ रही हो। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वोकेशनल काउंसलिंग। ओके, तो वोकेशनल काउंसलिंग में क्या है कि यहाँ पे जॉब रिलेटेड होता है कि अगर जॉब डिससेटिस्फेक्शन है या जॉब में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे उसके बारे में इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प पीपल टू चूज द सुटेबल वोकेशन फॉर देम। ओके, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द, अभी मतलब अगर देखो, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था, फिर भी मुझे इंजीनियरिंग दिया गया है। अभी क्या कर सकते हैं, मुझे करना ही होगा।
job, right? तो now I'll be dissatisfied with my job. Why? क्योंकि मेरा इतना इंटेलिजेंस लेवल नहीं है कि मैं इन लोगों को कॉम्पीट कर पाऊंगी. तो अभी ये सब पहले ही अवॉइड करने के लिए अगर मैंने पहले एक काउंसलर के पास गई होती और मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट किया होता कि मेरे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो क्या होता, मैं इस सब से बच जाती ना. यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. यस. सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट. अभी यहाँ पे न्यू ट्रेंड्स इन इंटेलिजेंस में सोशल इंटेलिजेंस आपका स्किप किया है ऑलरेडी. तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कोई एक बताओ अभी. कोई भी बताओ. चल संदीप बोल. मेघा और शैलेश के बारे में आपको मैंने एग्जांपल दिया था. हाँ मुझे याद है. कौन है ये? मैं संजीव. हाँ. कौन? संदीप आपको याद है? नहीं दीदी. याद नहीं है. बताओ. वैसे मतलब मेघा को जैसे मेघा एक्चुअली उसका एग्जाम में कम मार्क्स मिलने का बहुत डर है. उसको बहुत ये था. हाँ. मतलब वो इमोशनल हो जाती थी. हाँ. और जो साइलेंस था उसको सिर्फ मंथ का 10,000 Yes. पेमेंट मिलता था. हाँ. लेकिन वो खुश रहता था और नीडी पर्सन का हेल्प करता था. यस. वेरी नाइस. इसमें खुश था. यस. वेरी नाइस. तो इसके बाद हम लोगों को क्या समझ में आता है? इस एग्जाम्पल के बाद क्या समझ में आता है? समझ में आता है मतलब जैसे कि हमारे पास जितना भी है. हाँ. तो यहाँ पे क्या बोला है कि see, I'll read this for you. कि by reading the examples given in the above box, you must have started thinking about the nature of emotional intelligence, right? कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है. तो जॉन मायर एंड पीटर सैल्वोय के बारे में बताया. या तो बताओ क्या बोला है उसने. उन लोगों ने पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म पहली बार यूज किया, राइट? और उसके बाद ये टर्म पॉपुलराइज्ड हो गया. Okay, researcher like John Mayer and Peter Solvay defined emotional intelligence as the ability to perceive and monitor one's own and others' emotions. Okay, उसके बाद देखो, they pretended as ability-based models of emotional intelligence and defined emotional intelligence as a set of following cognitive abilities. उन लोगों ने क्या बोला कि ये एक सेट है कॉग्निटिव एबिलिटीज का, कि अब आपको मतलब कैसी तरीके से रहना होता है और या फिर आप कैसे फंक्शन करते हो इस इंटेलिजेंस को मिलने के बाद. सो सी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि जो इमोशनली स्टेबल पर्सन होता है वो कैसा होता है और इमोशनली अनस्टेबल पर्सन होता है वो कैसा होता है. ओके. तो इमोशनली स्टेबल पर्सन होता है वो पेशेंट होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, हैप्पी होता है, एंथुजियास्टिक होता है, काम, अनसेटिस्फाइड होता है. जैसे हम लोगों ने शैलेश के बारे में तो ये सब उसको कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट होते हैं ना. वो कैसा था? इंडिपेंडेंट था, राइट? हाँ. यस. वो हैप्पी था, जो भी था उसमें वो हैप्पी था, सेटिस्फाइड था, वो काम था उसमें. और जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो कैसे होते हैं? इम्पेशेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के हिसाब से, सैड होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, डिससेटिस्फाइड होते हैं सब चीजों. ये करते रहते हैं मतलब हरदम नाखुश का. हाँ बराबर. नाउ अभी उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताया था. बताओ अभी संदीप, आप ये बताओ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मैं आपको ना थोड़ा सा बताती हूँ कि जो कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. क्यों है? मैं बताऊँ? में सब कुछ जान सकता है ऐसा कुछ. दीदी मैं बताऊँ? बताओ. ओके. देखो ये आर्टिफिशियल जो आपने बोला है ये मतलब जो कंप्यूटर है इसमें ये एक डेस्कटॉप है. इसमें हम जो भी डालेंगे वही सिर्फ मतलब कर सकता है, हमारे जैसा नहीं है, ह्यूमन जैसा नहीं है. तो यहाँ पे ये आप ऐसे इसको फ्रेम कर सकते हो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ने जितना भी ये कंप्यूटर में डाला है उतना ही कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है. हाँ. डज इट मेक सेंस? यस. यस. सो ह्यूमन इंटेलिजेंस ने जितना कंप्यूटर में डाला है उतना ही कंप्यूटर का इंटेलिजेंस है. Okay, so because it is been given by the human
टू द कंप्यूटर इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अगर मैंने कंप्यूटर को बोला कि चलो ये करो, तो वो खुद का डिसीजन लेगा? नहीं लेगा, जो भी मैंने बोला है वो देगा डायरेक्टली, राइट? हाँ, तो ये आर्टिफिशियल। मेरे बाजू में गिलास है, उठा के दो। हाँ, उठाएगा? नहीं उठाएगा, कैसे उठाएगा? उसका खुद का तो दिमाग नहीं है, जो भी हम लोगों ने बोला है उतना ही वो कर पा रहा है, राइट? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? या क्लियर है। डैश हैव बीन फॉर्मुलेटेड, डैश हैज गिवन फॉर्मूला ऑफ IQ। IQ का फॉर्मूला किसने दिया है? IQ विलियम स्टर्न ने दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डैश हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस। रेमन कैटल। यस, बस एक ही नाम दे दो, यहाँ पे आपको चॉइस है, कैटल है। ओके, उसके बाद डैश इज एन इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। यस, ओके। स्टेट ट्रू और फॉल्स। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी गिवन इजीली टू इलिटरेट पीपल। संदीप आप बताओ। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी गिवन इजीली टू इलिटरेट पीपल। ट्रू, वेरी नाइस। उसके बाद इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज इमोशनल इंटेलिजेंस। ट्रू। There are certain limitations to artificial intelligence. Limitations है ना artificial intelligence को? क्लास उठा सकते हैं? आपके सामने अगर क्लास होगा, अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं। So group test of intelligence are less expensive. True. Very nice. ओके, हो गया अभी सब आपका। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किए हैं। सो 2 लेसन में कोई भी डाउट्स है आपको, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास से मैं 3rd लेसन चालू